चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो हमारी आज की दुनिया को चला रही है, एनवीडिया। आज की तारीख में एनवीडिया की कीमत है 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। लेकिन ये जो कामयाबी की कहानी है ना, ये लगभग पूरी तरह से नाकामी की राख से बनी है। एक ऐसा दौर था जब कंपनी दिवालिया होने से बस 1 महीना दूर थी। हालत ये थी कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो सवाल ये है कि जो कंपनी डूबने की कगार पर थी, वो अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का इंजन कैसे बन गई? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के बीच में। तब इसके को-फाउंडर जेनसेन हुआंग ने एक ऐसी चीज पर दांव लगाया जिसे पूरी सिलिकॉन वैली ने, कह सकते हैं, सिरे से खारिज कर दिया था। अब एनवीडिया के इस दांव को समझने के लिए हमें पहले चिप्स को समझना होगा। ये हैं हमारी सारी टेक्नोलॉजी के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे दिमाग। मतलब जब हम फोन पर कुछ स्क्रॉल करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो ये जादू स्क्रीन से नहीं बल्कि एक छोटी सी चिप से होता है जो हर सेकंड लाखों कैलकुलेशन कर रही होती है। देखिए, 1990 के दशक में पूरी इंडस्ट्री का ध्यान बिजनेस सॉफ्टवेयर और सर्वर पर था, लेकिन जेनसन को वीडियो गेम्स में भविष्य दिख रहा था। क्यों? क्योंकि 3D गेमिंग के लिए एक ही समय पर लाखों छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि रोशनी, परछाई, बनावट, ये सब रियल टाइम में दिखाना। ये किसी भी स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। जेनसन का मानना था कि अगर वो गेमिंग की इस मुश्किल पहेली को सुलझा लेते हैं, तो वही चिप आगे चलकर साइंस, मेडिसिन और रोबोटिक्स में भी काम आ सकती है। मतलब जो चिप एक गेम की वर्चुअल दुनिया को संभाल सकती है, वो दवा की खोज से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक हर चीज में क्रांति ला सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एनवीडिया का जो पहला बड़ा प्रोडक्ट था, NV1 चिप, वो इसी विजन पर बना था। लेकिन यही विजन उन्हें सीधे तबाही की ओर ले गया। उन्होंने गेमिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम सेगा के साथ पार्टनरशिप कर ली। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, पर तभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को रातों रात कबाड़ बना दिया। समस्या बहुत बड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड लॉन्च किया और यह तय कर दिया कि विंडोज पीसी पर चलने वाले सभी गेम्स सिर्फ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके बनेंगे। लेकिन एनवीडिया ने तो अपनी चिप स्मूथ कर्व्स यानी घुमावदार लाइनों के लिए डिजाइन की थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई iOS ऐप बनाकर उसे एंड्रॉयड पर चलाने की कोशिश करे। वो बस काम ही नहीं कर सकता था। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। गेम डेवलपर्स ने NV1 को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एनवीडिया ने जो 2.5 लाख चिप्स बनाई थी, उनमें से लगभग 2,49,000 चिप्स वापस आ गईं। कंपनी को सेगा से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और अब वो दिवालिया होने से सिर्फ 30 दिन दूर थे। अब जब कैश बस 30 दिन का बचा था, जेनसन हुआंग ने एक ऐसा जुआ खेला, एक सब कुछ या कुछ नहीं वाला दांव, जिसने कंपनी का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। उन्होंने बचे खुचे इंजीनियरों को इकट्ठा किया और एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सुना तक नहीं था। एक नई चिप को डिजाइन भी करना और बनाना भी, वो भी बिना किसी फिजिकल टेस्ट के। चिप इंडस्ट्री में ये एक पागलपन भरा कदम था, क्योंकि एक छोटी सी गलती का मतलब था लाखों डॉलर का नुकसान। सोचिए, यह सिर्फ एक 3D सिमुलेशन के भरोसे रॉकेट लॉन्च करने जैसा था। 8 लंबे मुश्किल हफ्तों के इंतजार के बाद जब चिप आई और टीम ने उसे ऑन किया, तो एक चमत्कार हुआ। वो जुआ काम कर गया। रीवा 128 नाम की वो चिप एकदम परफेक्ट थी। कोई बग नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। रीवा 128 इतनी कामयाब हुई कि समीक्षकों ने इसकी जमकर तारीफ की और ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। एनवीडिया ने सिर्फ पहले 4 महीनों में ही 10 लाख यूनिट्स बेच दी। इस एक चिप ने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि उसे मार्केट में वापस एक बड़ी पहचान दिलाई। लेकिन सिर्फ कंपनी को बचा लेना ही काफी नहीं था। जेनसेन का विजन सिर्फ गेम्स के लिए ग्राफिक्स बनाने से कहीं बड़ा था, और यही सोच कंपनी के अगले बड़े कदम की वजह बनने वाली थी। 2 साल बाद 1999 में उन्होंने GeForce 256 चिप रिलीज की और इसके लिए एक नया नाम भी बनाया, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और यहीं से पैरेलल प्रोसेसिंग की क्रांति शुरू हुई। देखिए, CPU और GPU में एक बुनियादी फर्क है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक स्पेशलिस्ट की तरह है, जो एक बार में कुछ मुश्किल काम एक एक करके करता है। दूसरी तरफ GPU एक पूरी सेना की तरह है, जिसमें हजारों छोटे छोटे कोर होते हैं जो एक साथ हजारों आसान काम निपटा सकते हैं। गेमिंग के लिए तो ये एक सुपर पावर थी।
फिर 2006 में जेनसन ने एक और बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने कंपनी का सारा मुनाफा कूड़ा नाम के एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में लगा दिया। ये प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को जीपीयू की इस जबरदस्त ताकत को सिर्फ गेम्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने की आज़ादी देता। सोच कर देखिए, कंपनी ने अपना सब कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी में झोंक दिया जिसका उस वक्त कोई खरीदार ही नहीं था। इंडस्ट्री के लोग इसे एक बहुत महंगी गलती मान रहे थे। 6 लंबे सालों तक एनवीडिया ने इंतजार किया। कूड़ा एक बहुत ही पावरफुल भविष्य की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसे कोई चाहता नहीं था। फिर 2012 में टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक लैब में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और जेनसन के विजन को सही साबित कर दिया। एलेक्सनेट नाम का एक एआई मॉडल, जिसे इंसानों की तरह देखने के लिए बनाया गया था, उसने दुनिया के सबसे बड़े एआई कंपटीशन में हिस्सा लिया। और वो सिर्फ जीता नहीं, उसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को धूल चटा दी। और ये सब हुआ था एनवीडिया जीपीयूज और कूड़ा सॉफ्टवेयर पे। एलेक्सनेट ने दुनिया को 3 बातें एकदम साफ कर दी। पहली कि एआई सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी कि जीपीयूज ही एआई को ट्रेन करने के लिए सबसे बेहतरीन दिमाग हैं। और तीसरी कि कूड़ा वो सीक्रेट सॉस था जिसने ये सब मुमकिन बनाया। और बस यहीं से मॉडर्न एआई क्रांति की चिंगारी भड़की। और फिर अचानक गूगल से लेकर ओपन एआई तक हर बड़ी कंपनी को यह एहसास हो गया कि भविष्य बनाने के लिए एनवीडिया का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही सबसे ज़रूरी टूल है। जिस टेक्नोलॉजी का 6 साल पहले दुनिया मजाक उड़ा रही थी, वो अचानक दुनिया की सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन गई। जेनसन के दशकों के जोखिम भरे दाव और उनका अटूट जुनून आखिरकार सही साबित हुआ। एनवीडिया की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक छोटे से मार्केट को लेकर एक ऐसी सोच जो किसी को समझ नहीं आती, पूरी दुनिया बदल सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य को बदलने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी आज हमारी नज़रों के सामने है, जिसे हम शायद एक मामूली खिलौना समझकर अनदेखा कर रहे हैं।